हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आई थिंक। आज अपन बात जा रहे हैं जो जीएसटी के अंदर एमसीक्यू बुकलेट के अंदर केस स्टडी दी गई है। तो लास्ट वाली जो 11 से लेकर 15 जो लास्ट केस स्टडी दी गई उनको आज अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपके मैंने सोल्ड पूरी की पूरी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपके दी गई हैं, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे वीएसआई की ड्राइव के ऊपर। तो आप वीएसआई के ड्राइव को अवेल करने के लिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन 11, जो कि यहां पर बता रहा है मिसेस नेहा इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस। किसमें लगाव है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैज ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। और ये टैक्स आप किसके अंदर पे करिए? पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द सर्विस प्रोवाइड अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग। जैसे अपन बात करते हैं क्वार्टरली जाता है इसमें कंपोजिशन स्कीम में टैक्स। जून वाज 12 लाख और जून मंथ का टर्नओवर आपका आ रहा है 12 लाख। जून मंथ का टर्नओवर आ रहा है 12 लाख। मैंने इन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बता रखा कि आपके लिए इजी हो जाएगा यदि आप क्या कर लेते हो कि आप जो इसके रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो जब केस स्टडी को पढ़ोगे तो उस टाइम आपको पता भी चल जाएगा कि ये आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा 12 लाख, तो वो इसका डेफिनेटेड टैक्स पूछेगा। तो यहां पर 12 लाख बता रहा है और 10(2)(a) में आपके रजिस्टर्ड यानी कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? सर्विस के लिए। सेक्शन 10(2)(a) है तो इट्स मींस कंपोजिशन स्कीम किसके लिए हो गई? सर्विस के लिए। और वहां पर आपके जीएसटी का रेट क्या है? 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। तो मैं बात करूं 12 लाख का 3% यानी 36,000 सीजीएसटी और 36,000 एसजीएसटी टैक्स आपको दिखाई देगा। ड्यूरिंग जुलाई सी क्रॉस द, अब इसने क्या कर दिया? लिमिट क्रॉस कर दी। क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख, यानी जो भी इसका एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है 50 लाख उसको क्रॉस कर गया। And opt out the composition scheme. She also start trading of the goods in July. के trading of goods in July आपके बता रहा है। The supply on order of the Britfells LLP, ये LLP है और इसको X फैक्ट्री प्राइस बता रहा है। X फैक्ट्री का मतलब है हम फैक्ट्री पर ही गुड्स की डिलीवरी दे देंगे, हमारे जिम्मेदारी नहीं बनती कि होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर के घर तक, शॉप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है। हम गुड्स की डिलीवरी कहां करेंगे? एक्स फैक्ट्री प्राइस, यानी फैक्ट्री के ऊपर ही गुड्स आप इसको सप्लाई कर दोगे। अब सामने वाला इसको कैसे लेके जाएगा, चाहे वो खुद के ट्रांसपोर्ट से लेके जाएगा, खुद के सर के ऊपर रख के लेके जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक्स फैक्ट्री प्राइस यानी फैक्ट्री पर ही गुड्स को डिलीवर आपके कर दिया गया है। तो आगे जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है हमारा पार्ट नहीं बनेगा, तो हमने एक्स फैक्ट्री प्राइस दी गई है। Basic detail of which are as follow. Basic price of the product 53,000. Outward freight मैंने कहा नहीं आएगा, हमने एक्स फैक्ट्री दी है। मैंने कहा वो सर पे रख के लेके जाए, ट्रक में रख के लेके जाए, खुद की कार में रख के लेके जाए, वो उसका मैटर है। हमने एक्स फैक्ट्री सेल्स की है। पैकिंग चार्जेज आपके इंक्लूड होगा, याद करो सेक्शन पढ़ाया था मैंने 15(2)(c इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। 15(2)(c इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, तो पैकिंग चार्जेज आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होगा। डिस्काउंट गिवन ऑन द रिसीविंग पेमेंट के वक्त यदि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो केवल तभी आपके वैल्यू में से लेस किया जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस किया जाता है जब आपके वो डिस्काउंट, मैंने कहा आपके एग्रीमेंट का पार्ट हो। वो डिस्काउंट आपके किसका पार्ट होना चाहिए? एग्रीमेंट का पार्ट हो। आपने उस डिस्काउंट को रिलेवेंट इनवॉइस के साथ लिंक कर दिया गया, है। और फिर मैंने कहा था कि जो आपका रिसिपिएंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स कर लिया है। जो आपका रिसिपिएंट है सर उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स कर लिया गया है, तो ही ये डिस्काउंट आपके लेस किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में से। अदरवाइज आपके ये डिस्काउंट आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस नहीं होगा। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपके बाद का है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आगे आते हैं। फॉर सप्लाई प्रोवाइड टू द ब्रेथले वेल LLP, she receive half of the amount in advance. 22nd of July
द गुड्स वर डिस्पैच फ्रॉम हर फैक्ट्री ऑन 25th ऑफ जुलाई। डिस्पैच हुआ 25th ऑफ जुलाई को। देखो मैंने बताया था 15 नवंबर 2017 गुड्स के केस में मैंने क्या बताया था कि आपके कभी भी एडवांस पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपके मैंने गुड्स के केस में ओनली फॉर गुड्स आप पढ़ोगे 12 टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने बताया था कि यह नोटिफिकेशन आ गया 15 ऑफ नवंबर 2017 को कि गुड्स के केस में एडवांस यदि आपको पेमेंट मिलता है तो उस पर कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना, ओनली फॉर गुड्स। The goods were dispatched from her factory on 25th of July and delivered on 28th of July। तो मेरे यहां पर आपके डिस्पैच हुआ है, तो चाहे मैंने इनवॉइस इशू किया चाहे नहीं किया, मेरे पास सेक्शन आता है 31(1), सेक्शन 31(1) जो कि कहता है कि आपने इनवॉइस इशू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, इनवॉइस इशू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। यदि डियर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, यदि आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यदि आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो अच्छी बात है, यदि इनवॉइस इशू नहीं किया तो जिस दिन आपका गुड्स में मूवमेंट है, तो गुड्स आपके डिस्पैच हो रहा है, मूव हो रहा है, उस डेट को हम इनवॉइस इशू की डेट की मान लेते हैं, इनवॉइस इशू की डेट मान लेते हैं। मैंने पढ़ाया था सेक्शन 31(1) जिसके अंदर कहा कि यदि गुड्स में मूवमेंट है, यदि गुड्स में मूवमेंट है तो डियर डेट ऑफ मूवमेंट यानी डिस्पैच हो रहा है वो डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा इनवॉइस के लिए। लेकिन इसी तरह से यदि गुड्स में मूवमेंट नहीं है लेकिन आपने बायर के प्रेमिसेस पे उस गुड्स को असेंबल कर दिया, रेडी टू यूज कर दिया, तो बायर ने जब एक्सेप्टेंस दिया, जब बायर ने आपको एक्सेप्टेंस दिया क्या है वो डेट या फिर रेडी टू यूज इस केस में आपके कंसीडर हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि यदि आपने अप्रूवल बेस पे भेजा गया है तो डेट ऑफ अप्रूवल या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच विच इज अर्लियर आपको कंसीडर करने के लिए बताता है। तो ये डियर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब अपन बात करते हैं, She raised the invoice on 30th of July and balance payment was also received on the same date। balance payment आपको रिसीव हो गया same date को, ये इस केस में बताता है। She received the invoice on 30th of July, उससे पहले अपने कौन सी आ चुकी है 25th of July, तो ये मैं इनवॉइस इश्यू मान लूंगा एज पर सेक्शन 31(1) डेट ऑफ डिस्पैच। ये डिस्पैच हुआ ना, डेट ऑफ डिस्पैच। क्लियर जी। आगे बात करते हैं, बैलेंस पेमेंट वॉल ऑल्सो रिसीव ऑन द सेम डेट। पेमेंट मिल गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन इनवॉइस आपके इनवॉइस इशू हम मान लेंगे। मिसेस नेहा रिसीव 25 इनवॉइस फ्रॉम द वेरियस सप्लायर इन्वॉल्व जीएसटी ऑन 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वेयर फाइलिंग ऑफ GSTR 3 बिफोर द said month of 20th of August। She found that only 20 invoice involving GST of ₹1 lakh। अब देखो इससे कहा गया कि यहाँ पर GSTR 3 भी फाइल की गई, तो उस केस में ये कह रहा है कि 25 इनवॉइस थे, 25 इनवॉइस थे जिनका वैल्यू था 150, लेकिन हमने कितने फाइल किए, केवल यहाँ पर 20th of August तक 20 इनवॉइस को ही इसमें रिप्रेजेंट किया जिसमें आ रहा है 1 लाख। अपलोडेड बाय द सप्लायर, तो मेरा आईटीसी में दिक्कत आएगी ना, आईटीसी में जितना मैंने कहा कि आपके आएगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। मिसेस नेहा सप्लाई द गुड्स टू द फॉलोइंग पर्सन, इन पर्सन को सप्लाई किया है गुड्स, किस किस को, सीरियल नंबर, रेसिपिएंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। डियर पवन, ये मिस्टर पवन कह रहे हैं, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वैल्यू ऑफ सप्लाई है 150 यानी 200 से कम है, 200 से कम है तो आप इनवॉइस इशू नहीं भी करो क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। मैंने कहा था कि आपके यदि वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपीज से कम है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और रिसिपिएंट आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसको इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिना इनवॉइस इशू करे भी काम चला सकते हो, आप बिना इनवॉइस इशू करे भी काम चला सकते हो। तो ये चीज इस केस में बता रहा है, तो यहां पर वो चीज आपके आ गई। यहां पर उमेश रजिस्टर्ड पर्सन है तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, चाहे से 200 से कम क्यों ना हो, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। एंड रेन ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से ज्यादा है तो इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी हो क्या? नन ऑफ द अबव पर्सन आर रिक्वायर्ड टू द टैक्स इनवॉइस। इसने कहा कि इनको टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं जी, केवल एक को नहीं होगी, बाकी का इन दोनों को तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशू,
आपको इन दोनों को तो इशू करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने कहा 200 से कम होनी चाहिए। दूसरा, सामने वाला पर्सन है जो रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा कि रिसिपेंट को इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ही आप इनवॉइस इशू नहीं करोगे। लेकिन यहां पर इस केस में ये रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपेंट, तो इसको B2B में जाएगा, तो ये तो इनवॉइस चाहिएगा। इसके बाद 250 से ज्यादा, 200 से ज्यादा 250 है, इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों में तो रिक्वायर्ड है, केवल मिस्टर पवन को आपके इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आगे लेते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस, इन्हें टैक्स छोड़ के बता रहा है। where applicable all the supply referred above in intra-state supply unless the specific otherwise. Condition applicable for availing of ITC fulfill the subject to the information given below. From the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions. इसमें आ रहा है compute the tax liability for the quarter ending June. ये रहा जून। तो मैंने कहा था ना कि आपका रिक्वायर्ड है, और जून मंथ में आपके कितना टर्नओवर बता रहा है, ये देखो जून मंथ में आपके बता रहा है जी, ये रहा 12 लाख। और ये आपके कंपोजिट स्कीम के अंदर सर्विस के केस में है, तो यहां पर जीएसटी का रेट क्या होगा, 3% सीजीएसटी और सर 3% एसजीएसटी, तो ये आपके जगह 3% सीजीएसटी इक्वल हो जाएगा एसजीएसटी, तो 12 लाख का 3% 36,000 ईच, तो आपका आंसर हो जाएगा 36,000 ईच। इस केस में आंसर दिखाई दे जाएगा। तो आपका आंसर हो गया इस केस में 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, 12 लाख का 3% कितना हो गया 36,000। क्लियर जी। आगे आते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द नेहा टू ब्रेथवेल एलएलपी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए मैंने कहा सेक्शन 15 में जाओ जी। सेक्शन 15 आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई को बताता है। तो 15(1) के अंदर कहता है कि सप्लायर और रिसिपेंट आपके क्या होनी चाहिए, अनरेटेड पर्सन होनी चाहिए। प्राइस मस्ट बी आपके क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपके असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, मैं आपको दिखा देता हूं कि असेसेबल वैल्यू आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आ जाएगी। अब इस केस के अंदर इसमें एक्स फैक्ट्री प्राइस दी गई है, एक्स फैक्ट्री प्राइस दी गई है, यानी आपके फैक्ट्री पे ही आप गुड्स डिलीवर करें तो आउटवर्ड फ्रेट नहीं आएगा। लेकिन पैकिंग चार्जेस आप ऐड करोगे तो 53,000 आपके आ रहा है, वो ले लेना, ऐड कर देना। लेकिन ये डिस्काउंट इसमें से लेस नहीं होगा क्योंकि ये आपके बाद का है, और इसको लेस करने के लिए मैंने कहा ये एग्रीमेंट का पार्ट बताना चाहिए था। दूसरा, रिलेवेंट इनवॉइस से आपको इसको लिंक दिखाना चाहिए था। और तीसरा था कि आपके प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दे कौन, रिसिपिएंट, तो ही उसको लेस किया जाएगा, अदरवाइज वो लेस नहीं होगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है। तो आपके कितना हो जाएगा, तो मैंने ये कर रखा है आपके सामने। बेसिक प्राइस कितनी आ रही है यहां पर 53,000, पैकिंग चार्जेस 15(2)C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जोड़ दिए तो 58,000। तो डियर आंसर आपकी हो जाएगा 58,000, आपका इसमें आंसर यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नाउ 11.3 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय द मिस नेहा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखो आईटीसी कितना क्लेम होगा, जितना आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना आपके 2A के अंदर रिफ्लेक्ट किया, यानी सामने वाले में जितना आपके अपलोड किए हैं GSTR1 में इनवॉइस, उसी के हिसाब से आपको लेना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ यदि आपके पास वैलिड यहां पर टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट है जिससे आपका जस्टिफाई हो रहा है, तो आप वहां तक भी ले सकते हो। लेकिन 2A में जो इतना अमाउंट दिखा रखा है वो प्लस 10%, 2A प्लस 10%, 2A के साथ साथ आप 10% भी आप और एडिशनल यूज कर सकते हो। लेकिन बस कंडीशन क्या है, आपके पास एक्चुअल इनवॉइस होनी चाहिए। तो मेरा 2A में कितना आ रहा है, GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 1 लाख, GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 1 लाख। तो मैं एडिशन इसमें ले सकता हूं 10,000 का, तो ये एडिशन 10,000 कर दिया तो ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। तो यार 1,10,000 ये इस केस में एडिशन होके आ गया। तो इस केस में 1,10,000 का अमाउंट यहां पर मुझे कंसीडर करना होगा आईटीसी के लिए फॉर द जुलाई मंथ। 1 लाख तो है ही है, साथ में 10,000 और इसमें कंसीडर करना रहेगा। आगे आइएगा। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई मेड द ब्रिथवेल एलएलपी। ब्रिथवेल एलएलपी के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डियर मैंने आपको बताया था गुड्स का केस है, गुड्स का केस है, तो इस केस में अपन क्या लेके चलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है,
सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्जेस, 12(2) फॉरवर्ड चार्जेस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दूसरा था डेट ऑफ पेमेंट बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिटेड किया, विच आई इज अर्लियर। अब यहां पर मैंने कहा कि इस केस के अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपकी कौन कौन सी डेट कंसीडर होगी यदि आपने इनवॉइस इशू नहीं किया और गुड्स का मूवमेंट हो गया, गुड्स का मूवमेंट हो गया, तो सेक्शन 31(1) के अंदर मैं जाऊंगा और वहां पर डेट ऑफ इशू या डिस्पैच ऑफ द गुड्स, डेट यदि मूवमेंट है गुड्स के अंदर तो डेट ऑफ मूवमेंट ही मेरा यहां पर सेक्शन 31(1) के अंदर क्राइटेरिया आ जाएगा इनवॉइस इशू करने का। तो इनवॉइस इशू मेरे इस हिसाब से कौन सा गया, डिस्पैच फ्रॉम फैक्ट्री, जो कि कौन सी डेट दिखाई दे रहा है 25 ऑफ जुलाई। तो वो ही इस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ले लूंगा। तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस आ गया 25 ऑफ जुलाई, उसके बाद फिर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो और पेमेंट उसके बाद रिसीव हो रहा है, तो विच एवर अर्लियर, तो 25 ऑफ जुलाई ही इस केस में मेरे यहां पर आ जाएगा। नाउ 11.5, Mrs. Neha need to not issue invoice to which of the following person, किसको इशू नहीं करना, मिस्टर पवन को। बाकी का दूसरा मैंने कहा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है और इसके लिए आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गई, आपके 200 से ज्यादा है, तो मिस्टर पवन के लिए ही आपके आएगा कि इनवॉइस इशू नहीं करना। उमेश के लिए इशू करना है, रीजन है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और रेंट के लिए आपको इशू करना है क्योंकि 200 से ज्यादा की आपके सप्लाई कर रहा है। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा जी। तो ये आपका 11th आपकी केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आता हूं केस स्टडी नंबर 12 पे। केस स्टडी नंबर 12 पे तो 11th अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं केस स्टडी नंबर यहां पर 12 पे। डियर मैं स्टार्ट करता हूं। अपूर्वा लॉजिस्टिक इज ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या है, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीएसटी, registered under the GST, it's provide GTA service taxable at the rate of 5%। taxable किस रेट से हो रही है, 5% से। 5% इट्स मींस रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज 5% है तो रिवर्स चार्ज है, 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज है, ये मैंने आपको बताया था। तो इट्स मींस 5% से दिखाई दे रही है, तो रिवर्स चार्ज आपके माइंड में फोकस होना चाहिए, रिवर्स चार्ज। करेक्ट। द फॉलोइंग पर्सन कुणाल ट्रेडर्स एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। देखो पार्टनरशिप चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे से अनरजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे से अनरजिस्टर्ड हो, मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज उस पर लग जाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म यदि रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी अच्छी बात है, रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। पार्टनरशिप फॉर्म को रिवर्स चार्ज RCM रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होगा। मिस्टर अमर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, मैंने बताया था, जो कि आपके किसी भी एक स्टेट में तो रजिस्टर्ड है और अब वो आपके किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है जहां पर वो रजिस्टर्ड प्लेस उसका नहीं है। आप सप्लाई करने जा रहे हो, जैसे मैंने कहा कि दूसरे स्टेट में जा रहा है जहां पर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ऐसा क्यों जा रहा है, जैसे मैंने कहा कोई ट्रेड फेयर को अटेंड करने जा रहा है, कोई आपके यहाँ पर आपके कहते हैं जैसा अपन बात है ना बिजनेस एग्जीबिशन लगा है, उसमें अपने गुड्स को डिस्प्ले दिखाने के लिए जा रहा है, शो करने के लिए जा रहा है, तो ऐसे पर्सन को अपन बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और जाने से कम 5 डेज प्रायर उसे अपना क्या करना होता है, एडवांस में टैक्स जमा कराना होगा और आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो यदि प्रॉपर ऑफिसर देखता है कि इसने एप्लीकेशन दी है, उसके साथ एडवांस में टैक्स जमा करा दिया है, तो ही उसे वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। अब ये यहां पर कह रहा है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। जब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि इंडिविजुअल है। स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर ये कहता है कि सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी पे भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा, RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सोसाइटी पे भी आपके रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो डियर मैं बात करता हूं इन द पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पूर्वा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग डिफेंस इक्विपमेंट। ओहो, डिफेंस इक्विपमेंट अपनी देश की सुरक्षा की बात कर रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट मैंने किसमें पढ़ाया था सर, एग्जम्पशन के अंदर आपने पढ़ाया था। डिफेंस इक्विपमेंट आप लेके जाते हो बाय रेलवे, बाय वेसल, बाय जीटीए
फुल्ली एग्जम्प्ट है। डिफेंस इक्विपमेंट है, रेलवे से जाए, वेसल से जाए या फिर जीटीए से जाए, फुल्ली एग्जम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट के बारे में अपने कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं पड़ा तो मैंने कहा टैक्सेबल है। रेलवे इक्विपमेंट के बारे में उसमें कहीं पे भी कुछ नहीं था तो रेलवे इक्विपमेंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये भी मैंने आपको बताया था चाहे जीटीए से जाए, चाहे रेलवे से जाए, चाहे वेसल से जाए, तो इस केस में ऑर्गेनिक मैन्योर आपके फुल्ली एग्जम्प्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये भी एग्जम्प्ट हो गया। सिर्फ टैक्सेबल कौन हुआ, रेलवे टैक्सेबल है। पूर्वा लॉजिस्टिक ऑप टू चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, तो वो आपके चार्ज हो रहा है जीएसटी की रेट उस पर 12% चार्ज हो रहा है आपके 12% आपके। तो अपूर्वा लॉजिस्टिक ऑप्ट, वो ऑप्ट कर रही है टू चार्ज जीएसटी 12% फ्रॉम अक्टूबर टू अपूर्वा जीएसटी सर्विस टू बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में चला गया। 12% ले रहा है, 12% ले रहा है, इट्स मींस फॉरवर्ड चार्ज है बामा प्राइवेट लिमिटेड फॉरवर्ड चार्जेस में। On 1st of October, an issue of the invoice dated on the 5th of November and payment was received of the 6th of November। इस केस में आपके बता रहा है, यानी 1st of October से वो क्या कर रहा है, वो किस में आ गया सर, वो आपके आ गया किस में, फॉरवर्ड चार्जेस, क्योंकि जैसे उसने 12% बताया तो फॉरवर्ड चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आगे लेता हूं। इट प्रोवाइड द बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सर्विस टू द वेरियस रजिस्टर्ड as well unregistered person. Based on the following information provided above, choose the most appropriate answer. First आप क्या आ रहा है इसमें, which of the following person are liable to pay GST on reverse charges to respect of the GTA service। देखो मैंने आप भी आपको सामने कराया रिवर्स चार्ज में कौन कौन आ रहा है। रिवर्स चार्ज में आ रहा है आपके पहले कुणाल रिवर्स चार्ज RCM, अमर पे नहीं होगा, एंड स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये रिवर्स चार्ज में आपके बता रहा है। तो कुणाल ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये आपके आंसर है सी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा कि रिवर्स चार्ज में कौन आ गया, यानी रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन पे करेगा, जीटी का। करेक्ट सर। नाउ सेकंड, आउट ऑफ आइटम ट्रांसपोर्ट बाय द पूर्वा लॉजिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या क्या एग्जेम्प्ट है, मैंने कहा सर डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो मिलिट्री वाले गुड्स को लाया ले जाया जा रहा है, इक्विपमेंट्स को लाया ले जाया जा रहा है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। चाहे मैंने कहा रेलवे से जाए, वेसल से जाए, चाहे जीटी से जाए, एग्जाम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, टैक्सेबल है। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी फुल्ली एग्जाम्प्ट है, चाहे रेलवे, वेसल या जीटीए से। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 3 आपके आंसर हो जाएगा। 12.3 देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। What will be the time of supply in respect of the service provided Apurva Logistics to Bama Steel Private Limited? उसने क्या कर लिया था, बामा स्टील प्राइवेट में ऑप्शन ले लिया था 1st of October से। 1st October से उसने ऑप्शन ले लिया 12% का। 12% रिप्रेजेंट इज द फॉरवर्ड चार्जेस, 12% रिप्रेजेंट इज द फॉरवर्ड चार्जेस। 13.2 और 13.2 कहता है कि यदि आपने इनवॉइस रेज कर दिया विद इन द 30 डेज, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हमारा आ रहा है कब, 1st of October को, और डेट ऑफ पेमेंट हमने किया है 6th of November को, 6th of November, तो विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपके आ जाएगा सर 1st of October को, सॉरी 1st of ये पेमेंट इनवॉइस इशू नहीं किया है 30 डेज में, इनवॉइस बाद में इशू किया है इसने, आफ्टर है, आफ्टर बाद में। इधर अपन देखते हैं क्वेश्चंस पे, मैं लेके चलता हूं आपको। तो यहां पर आपके सर्विस कंप्लीट कब हुई थी, अक्टूबर में, और लेकिन इसने 1st of October को गया था, 1st of October, एंड द इनवॉइस डेटेड इशू क्या है 5th of November को, 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद। तो डेट ऑफ प्रोविजन मेड, डेट ऑफ प्रोविजन मेड एंड पेमेंट मेड, तो पेमेंट हुआ है आपके 6th of November, 6th of November। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1st of October डेट ऑफ प्रोविजन 1st of October और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर, तो 1st of October इसका आंसर आपका रहेगा। ये हमारे इस केस में बता रहा है 1st of October, क्योंकि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नॉर्मली केसेस में मैंने कहा 30 डेज में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें मैंने कहा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स,
इनके लिए इनवॉइस इशू होना चाहिए 45 डेज इंस्टेड ऑफ द 30 डेज। लेकिन ये तो क्या है जीटीए, तो जीटीए के लिए इनवॉइस इशू होना चाहिए 30 डेज के अंदर, तो ये 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में हमारी डेट कौन सी एप्लीकेबल हो जाएगी, डेट ऑफ प्रोविजन मेड, यानी जब सर्विस कंप्लीट हो रही है 1 अक्टूबर, और डेट ऑफ पेमेंट मेड वो आ रहा है 6 नवंबर, तो विच अर्लियर 1 अक्टूबर। करेक्ट सर, हो गया ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बात कर रहा है करेक्ट की, कौन सा करेक्ट होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अपूर्वा लॉजिस्टिक टू बामा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें अपन बात करते हैं, तो अपूर्वा लॉजिस्टिक्स इज लायबल टू पे जीएसटी, आपका जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज आपके इसमें आ गया है, तो अपूर्वा लॉजिस्टिक्स इज लायबल टू पे जीएसटी, कब, आपके बामा प्राइवेट लिमिटेड को इसमें दे रहा है, क्योंकि आपके फॉरवर्ड चार्ज आ गया, तो आपके इस केस में इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, अपूर्वा को। तो ये चीज आपको बता रहा है, बाकी ये पॉइंट काम के नहीं है क्योंकि रॉन्ग से है। आगे आते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई पूर्वा लॉजिस्टिक हैज टू प्रोवाइड द इनवॉइस वाइज डिटेल इन जीएसटीआर1। तो इनवॉइस वाइज डिटेल आपके जब आती है B2B है, B2B है तो इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए कि चाहे आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, मैं आपको क्लास नोट्स में करा चुका हूं, ये रहा चार्ट रहा। B2B है, B2B सप्लाई है तो आपको मैंने बताया था चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब B2C है तो उस केस के अंदर मैंने कहा कि यदि वैल्यू ऑफ इनवॉइस 250 से एक्सीड है, 250 से एक्सीड है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिएगी। लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर यदि मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 या उससे कम है, 250 या उससे कम है, तो स्टेट वाइज डिटेल आपको देनी होगी, स्टेट वाइज डिटेल देनी होगी। लेकिन यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इस केस में कंसोलिडेटेड डिटेल आप एक साथ फिल कर सकते हो, कोई इनवॉइस का ऐसा डिटेल ज्यादा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसोलिडेटेड डिटेलमेंट का पोर्टली बनाओ पूरे इनवॉइस की, एक साथ आप उसको अपलोड कर दो जीएसटीआर1 में। तो इस केस के अंदर कोई आपको पर्टिकुलर डिटेल देने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई में यदि वैल्यू ऑफ इनवॉइस 250 से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल, और 250 या उससे कम है तो स्टेट वाइज डिटेल आपको अपलोड करनी होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। इंटर स्टेट सप्लाई है टू रजिस्टर्ड पर्सन विथ इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 250, तो भी आपको जीएसटीआर1 में चढ़ाना होगा। इसके बाद कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 250, यानी आपके 250 से ज्यादा है तो चाहे B2C का भी मैटर है, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल चढ़ानी होगी। और इंट्रा स्टेट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको इस केस में विथ इनवॉइस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 250, तो भी आपको B2B में तो भैया इनवॉइस वाइज ही डिटेल चढ़ेगी, इनवॉइस वाइज ही डिटेल चढ़ेगी, क्योंकि मैटर बता रहा है B2B, रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B है। तो चाहे इसमें इंट्रा स्टेट ही क्यों ना हो, B2B आपकी चलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम क्यों ना हो, आपको हर एक इनवॉइस की डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। तो आंसर हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपका रॉन्ग है, इसको ये बता रहा है। ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, अब आगे लेते हैं। 13 वेदांसी एंड कंपनी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म। क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। वेदांसी एंड कंपनी क्या हो गई, आपके पार्टनरशिप फर्म आपके बता रहा है। अब डेयर कह रहा है इस एंगेज इन द रिटेल ट्रेड्स, अब ये किसमें आपके एंगेज बता रहा है, रिटेल ट्रेड्स के अंदर आपके एंगेज बता रहे, रिटेल ट्रेड्स के अंदर एंगेज बताया। ऑन 1 अप्रैल द फर्म बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 1 अप्रैल को फर्म क्या हो गया, बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गई, 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गई। इट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी, तो विद इन द 30 डेज के अंदर आपके एप्लीकेशन दे दी, तो अब चाहे सर्टिफिकेट कब भी आपको ग्रांट हो, उस पर रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी, जिस दिन से वो लायबल हुआ था, जिस दिन से वो लायबल हुआ था, यानी 1 अक्टूबर। लेकिन यदि 30 डेज के बाद देता तो जब वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता था उस दिन की डेट मिलती। लेकिन इस भाई ने तो क्या किया, 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे दी, तो भैया यहां पर डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से हो जाएगा सर? 1 अक्टूबर से ही कंसिडर करना होगा। द फर्म वाज ग्रांटेड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 नवंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 नवंबर बता रहा है। Vedansi and company need to the transport of one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance between go down of the firm and the transporter is the 20 kilometer and from the place of the transporter to the consignee is 99 kilometer. यानी इसने कहा वेदांता की जो फर्म है, अपन बात करें पार्टनरशिप फर्म है वेदांसी एंड कंपनी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेद फर्म, और इससे गुड्स जा रहा है, पहले किसके पास जा रहा है? यहां पर ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर से जा रहा है कहां पर? आपके कंसाइनी के। तो इसका किलोमीटर कितना है? 20 किलोमीटर का रन है। और इसके बाद ये प्लेस टू द ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी का प्लेस आ रहा है 99 किलोमीटर, इसे बता रहा है। द मंथ ऑफ नवंबर द फर्म रिसीव 80 इनवॉइस, कितने इनवॉइस रिसीव है? 80 इनवॉइस for the various inward supply on which the total GST paid of ₹8 lakh, और उस पे टोटल जीएसटी कितना पे कर रहे हैं हम? 8 लाख। हर ओनली 60 इनवॉइस इनवॉल्व जीएसटी ₹750 was uploaded in GSTR1, लेकिन सामने वाले ने केवल 750 लैक्स के ही इनवॉइस अपलोड किए, यानी 60 इनवॉइस ही अपलोड हुए। टोटल इनवॉइस थे 80 और 80 का वैल्यू कितना था? 8 लाख। लेकिन यहां पर सामने जो GSTR1 अपलोड करने वाला है सप्लायर, उसने केवल 60 इनवॉइस ही अपलोड हुए और 60 इनवॉइस के अंदर वैल्यू आ रहा है 750 ही इनवॉइस आ रहा है, 7,50,000 तक का ही इनवॉइस उसमें दिखाई दे रहा है। तो आईटीसी में कितना क्लेम कर सकता हूं? मैंने कहा 110% ऑफ GSTR2A। तो GSTR1 अपलोड होते हैं, GSTR2 बनेगी, वो GSTR2A बनेगी। 2A के अंदर आपके जितना भी अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 110% तक मैं आईटीसी ले सकता हूं। तो 110% मैं ले लूंगा, उसके हिसाब से मुझे कंसीडर करना होगा, लेकिन वो कभी भी एक्चुअल से ज्यादा नहीं होगी, एक्चुअल से ज्यादा नहीं होगा। ऑल्सो विल फाइलिंग रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर फर्म जनरेट ई चालान ऑन 5 दिसंबर एंड मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी थॉट आरटीजीएस देयर बैंक। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पढ़ाया था पेमेंट करते हैं तो अपन चालान जो जनरेट करते हैं वो ऑनलाइन जनरेट होता है। किस तरह से होता है? ऑनलाइन जनरेट होता है। अब जो ये ई चालान आपने जनरेट कर लिया, इसकी लाइफ होती है 15 डेज, 15 दिन तक ये वैलिड होता है। 15 डेज इसकी लाइफ होती है और 15 दिन तक वैलिड होता है। तो 15 दिन के अंदर आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो ये चालान कंफर्म हो जाता है, CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यदि 15 डेज के अंदर यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो चालान वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। वो चालान क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। यदि पेमेंट 15 डेज में नहीं किया तो चालान आपको क्या हो जाएगा? यार एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आपके इस केस में बता रहा है। तो ई चालान इस केस में बता रहा है 5 दिसंबर फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द जीएसटी थॉट। तो आपकी कोई इशू नहीं है। तो आप इस केस में जीएसटी की जमा करने की डेट क्या आएगी? 20th डे। तो 5 दिसंबर से 15 डेज तक आपके चालान आपके वैलिड रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबाउ इंट्रा स्टेट specified above, otherwise condition apply for the availment of the ITC are fulfilled subject to the following information above. From the information provided above, choose the most appropriate answer of the following question, जिसमें अपन बात करते हैं determine the effective date of the registration of the Vedansi and company। जैसे मैंने कहा जिस दिन वो लाइबल हुआ उससे यदि विथिन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन यदि in 30 days application made, तो liable date on which liable for registration, वो डेट आ जाएगी इसमें, यानी 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर इस केस में आ जाएगी। लेकिन 30 डेज के बाद देता तो जब वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रहा तब का लेना होगा। तो 30 डेज के अंदर उसने एप्लीकेशन आपके दे दी गई है, तो वो डेट आपको इसमें कंसीडर करनी होगी। वेदांसी एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनपुट हेल्ड इन द स्टॉक एज ऑन। तो मैंने आपको बताया था यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए उससे एक दिन पहले इमीडिएटली 1 डे प्रायर
आप क्या कर सकते हो, वहां से आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं यहाँ 1 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुआ, 1 अक्टूबर से मुझे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से मुझे रजिस्ट्रेशन मिला। तो मैं उससे एक दिन जस्ट पहले, ऑन द डे इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, तो वहां से एक दिन पहले से उसे आईटीसी मिल जाएगी, यानी 30 सितंबर 30 सितंबर से उसको यहां पर आईटीसी क्लेम करने का एलिजिबिलिटी आ जाएगी। 30 सितंबर से उसके यहां पर एलिजिबिलिटी आ जाएगी। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने प्रोविजन भी लिख दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके सर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ द कन्वेंस इन पार्ट बी ई वे बिल। पार्ट बी में तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है। तो पार्ट बी नीड नॉट filled in respect of the transport of the consignment for the go down to the transporter of the location। वो इस केस में आपके बताता है कंसाइनर की डिटेल। तो ये कह रहा है कि पार्ट बी नीड नॉट टू बी फाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गो डाउन टू द ट्रांसपोर्टर लोकेशंस। तो ये इस चीज के अंदर आपके बताता है कि इसमें मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आपको फिल करनी रहती है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय द वेदांसी एंड कंपनी। कितना क्लेम कर सकती है? 60 इनवॉइस, टोटल इनवॉइस थे 80 हमारे पास, लेकिन अपलोडेड हुए 60 और 60 की वैल्यू कितनी है? 750। तो 750 तो अपन पूरा बुक कर सकते हैं क्योंकि इनवॉइस आपके अपलोड कितने हुए हैं? इनवॉइस 60 है, उसका वैल्यू कितनी आ रही है? 750। तो 750 तो पूरा का पूरा ले सकता हूं। साथ ही साथ 2A में आ रहा है, उसमें 10% मैं एडिशन कर सकता हूं। तो एडिशन किया तो ये मेरा जगह 8,25,000। लेकिन ये किसी भी हालत में एक्चुअल से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक्चुअल आईटीसी मेरे पास कितने हैं? जो डॉक्यूमेंट है वो 8 लाख के, तो विच इज लोअर 8 लाख की ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कि 8 लाख की ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ डियर आगे लेता हूं। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ई चालान जनरेटेड बाय द वेदांसी कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ का पेमेंट करने के लिए मैं यहां पर कौन सी डेट लेके चलूंगा? 20 दिसंबर। और ई चालान जो मैंने जनरेट किया उसकी लाइफ में का 15 डेज होती है, तो उसके थ्रू मैं यहां पर पेमेंट कर सकता हूं 20 दिसंबर, जो इस केस में मेरी ड्यू डेट दिखाई देगी। नवंबर मंथ का जीएसटीआर 3B जो फाइल होगी वो कब जाएगी? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर इस केस में आपके बताता है। नेक्स्ट अपन आते हैं 14th पे आते हैं। नेक्स्ट 14th, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क करना। 14th और 15 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, इस तरह से बन के एग्जाम में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। मैसर सेफ बैंक लिमिटेड, सेफ बैंक लिमिटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेफ बैंक है और ये अपने आप को क्या बता रहा है? आपके सेफ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेफ बैंक आपके आ रही है। वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल दिस ईयर, द बैंक गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इमीडिएटली ऑन दिस इनकॉर्पोरेशन एज ए बैंकिंग कंपनी, और उसे बैंकिंग कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेशन मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। मैसर सेफ बैंक लिमिटेड रिसीव द सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां पर है इसका? लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, आउटसाइड ऑफ इंडिया, अब्रॉड, आउटसाइड ऑफ इंडिया, अब्रॉड है। नो अमाउंट वाज चार्ज बाय एचओ फॉर द सेट सर्विस, और इसके लिए कोई अमाउंट उसने चार्ज किया, नो अमाउंट चार्ज, कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया फॉर दैट सर्विस। वैल्यू ऑफ द सेट सर्विस वाज 4,10,000, 4,10,000। मैसर सेफ बैंक लिमिटेड provide the one high and laptop worth rupees 50,000 to its new managing director as a gift for the discharge of his duty। उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसे गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन ये गिफ्ट कितने का लैपटॉप है? लैपटॉप का वैल्यू है सर 50,000। तो मैंने आपके बताया था डिम्ड सप्लाई की बात की, तो डिम्ड सप्लाई कब मानी जाएगी? डिम्ड सप्लाई सर तब मानी जाएगी जब आपकी कंसिडरेशन तो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वहां पर वो रिलेटेड पर्सन से ली हुई है। यहां पर इसके हेड ऑफिस से ले रहा है तो रिलेटेड हो गया एक तरह से, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया, अब्रॉड से ले रहा है।
तो ऐसे केस के अंदर डिम्ड सप्लाई मानते हो इस पे रिवर्स चार्ज में आपके रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा शेड्यूल 1। इंपोर्ट सर्विस हो गई ये, और ये इंपोर्ट सर्विस में चला गया। और ये 50,000 जो शेड्यूल 1 के अंदर आपको बताता है कि आपका गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और विदाउट कंसीडरेशन आपने ये गिफ्ट आपने दिया है। गिफ्ट तो कह रहे सर विदाउट कंसीडरेशन ही होता है, तो शेड्यूल 1 में कहता है कि यदि उसका वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो, ये 50,000 को एक्सीड नहीं कर रहा तो डिम्ड सप्लाई में कंसीडर नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाला डिम्ड सप्लाई हो गया क्योंकि आप एब्रॉड से फ्री ऑफ कॉस्ट रिलेटेड पर्सन सर्विस ले रहा है, तो इसको तो रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो गिफ्ट हमने एम्प्लॉय को दिया गया है, तो एम्प्लॉय के लिए शेड्यूल 1 कहता है कि 50,000 से एक्सीड होना चाहिए सर, 50,000 से एक्सीड होना चाहिए, तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसमें सप्लाई दिखाई देगी। ये 50,000 से ज्यादा नहीं है तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, नॉट ए सप्लाई, ये सप्लाई नहीं होगी। करेक्ट सर। Initially, the bank opened 125 branches across the India, 125 branches across the India, covering the various state in order of the securing the business. The bank appointed the Quick Loan Provider LLP a direct selling agent. डीएसए अपॉइंट कर रहा है, जैसे लोन आपके फास्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा बैंक अपने डीएसए अपॉइंट कर लेता है। क्या अपॉइंट कर लेता है? डीएसए कि भाई आपको लोन देना है, आपको इतना कमीशन देंगे, तो इस तरह से आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपॉइंट करा। डीएसए बोलते हैं इसको, डीएसए मैंने शॉर्ट में बोल दिया। आपने सुना होगा कि हम बैंक के डीएसए हैं, तो हम लोन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोन देने के साथ साथ उसका रिकवरी करने के लिए तो रिकवरी एजेंट चाहिए। क्या पता लोन दे दिया और लेके कोई भाग गया जैसे नीरव मोदी, तो उसका रिकवरी करने के लिए हमने रिकवरी एजेंट भी अपॉइंट किए ऑफ वेरियस रिटेल एंड द पर्सनल लोन ग्रांटेड इट्स ब्रांचेज। फॉर दिस पर्पज द बैंक अपॉइंटेड द फास्ट रिकवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। फास्ट रिकवरी सर्विस लिमिटेड को हमने रिकवरी का काम दे दिया कि आपको पैसा रिकवर करके भी लाके देना है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो क्या करेगी? लोन देने का काम करेगी। और ये फास्ट रिकवरी, ये यहां से नाम है फास्ट रिकवरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रिकवरी का काम करेगी। ये रिवर्स रिकवरी एजेंट है। और डियर मैन का रिकवरी एजेंट भाई लोगों की सर्विस है, भाई लोगों की सर्विस है। आपको ध्यान होगा भाई लोगों की सर्विस पे कौन टैक्स पे करता है? सर बैंक खुद टैक्स पे करता है, रिवर्स चार्ज लगता है, क्योंकि मैंने कहा भाई लोग तो टैक्स नहीं देंगे। तो ये किसका मैटर हो गया? रिवर्स चार्ज का मैटर हो गया। रिवर्स चार्ज का मैटर इस केस में दिखाई दे रहा है। तो ए रिकवरी एजेंट ऑन द सेम पेन बेस, सेम पेन ऑन पेन बेस, रिकवरी एजेंट ऑन द पेन इंडिया बेसिस, पेन इंडिया बेसिस वर्क आपके कर रहा है। मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड provide the following detail for the month of the May. Nature of the recipient, interest received on term loan। देखो इंटरेस्ट मैंने कहा किसमें है? एग्जम्पशन लिस्ट में है सर, एग्जम्पशन लिस्ट में रखा हुआ है। इंटरेस्ट का अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड, याद करो एग्जम्पशन की लिस्ट में पढ़ाया था, तो मैंने कहा इंटरेस्ट वैसे तो एग्जम्प्ट है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट क्या होगा सर? टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट हेल्ड एसबीआई मुंबई, तो ये क्या होगा? आपके एसबीआई मुंबई का इंटरेस्ट है, एग्जम्प्ट होगा। कमीशन है रिसीव्ड ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू, ये टैक्सेबल है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू टैक्सेबल है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम द बोरोवर, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम द बोरोवर, ये भी टैक्सेबल हो गया। एंड सेल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द बैंक ऑफ राजस्थान, मैंने आपको कहा था इस तरह से आपके लिया जा रहा है। सेल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मैंने कहा सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर है, एग्जम्प्ट है सर, एग्जम्प्ट है। बैंक टू बैंक है, बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर, बैंक टू आरबीआई, करेंसी एक्सचेंज की जा रही है, खरीदी बेची जा रही है, तो ये बैंक टू बैंक है, बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। मैंने कहा टैक्स कब लगेगा? जब बैंक टू कस्टमर है तो टैक्सेबल है, लेकिन बैंक टू बैंक है, बैंक टू ऑथराइज पर्सन है, टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो मैसर सेफ बैंक लिमिटेड हैज ऑप्ट फॉर द ऑप्शनल मेथड, उसने ऑप्शनल मेथड ले लिया आईटीसी के लिए। और ऑप्शनल मेथड क्या बताता था कि 50% आप आईटीसी बुक कर सकते हो ऑफ एलिजिबल आईटीसी, का 50% ही बुक कर सकते हो। सेक्शन 17(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 claiming the input tax credit in respect of its operation for the month of May, the relevant detail are as follow, और उसकी relevant detail आपके दे रखी है। तो अपन बात करते हैं, ये अपने वही आ गया ऑपरेशन फॉर द मंथ में relevant डिटेल क्या है। तो इस केस में जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल इनपुट सर्विस कितना है? 12 लाख,
और जीएसटी पेड ऑन एलिजिबल कैपिटल गुड्स आ रहा है 6 लाख। तो टोटल का मैं 50% ही एलिजिबल आईटीसी का बुक कर सकता हूं, 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। थर्ड, जीएसटी पेड ऑन आइटम हुज द क्रेडिट इज ब्लॉक, ब्लॉक बता रहा है अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 4 लाख। जब ब्लॉक रेट बता दिया तो आईटीसी मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि किसमें है सर, ये ब्लॉक रेट में है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन सर्विस अवेल विद इन द सेम बैंक, सेम बैंक से मिल रहा है, हैविंग द डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसका 100% आईटीसी मिलेगा। उसका आईटीसी कितना मिल जाएगा? सेम बैंक का है तो उसका 100% आईटीसी आप ले सकते हो। इन दोनों का 50%, तो 12 लाख और 6 लाख कितना हो गया? 18 लाख का 50%, 18 लाख का 50% 9 लाख और 2 लाख का 100% यानी 2 लाख, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 11 लाख। 9 + 2 यस 11 लाख आपके आ जाएगा। द अमाउंट गिवन above exclusive of tax whether applicable, all the supply referred above in intrastate unless specified otherwise। फर्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिम्ड सप्लाई, डिम्ड सप्लाई इन द केस स्टडी गिवन अबव। मैंने कहा जो हम हेड ऑफिस से सर्विस ले रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई अमाउंट नहीं दिया था, तो वो थी 4,10,000 की। ये रही, याद करो, ये रही कि हेड ऑफिस से हमने ली थी ये सर्विस और इसके लिए हमने कोई अमाउंट पे नहीं किया था। हमने कहा था हेड ऑफिस, हेड जो से लिया था, जो यूनाइटेड किंगडम से, नो अमाउंट वाज चार्ज बाय एचओ द सेड सर्विस, और इस सर्विस का वैल्यू क्या था? 4,10,000। हमने एम्प्लॉय को भी मैंने गिफ्ट दिया 50,000 का, ये भी सप्लाई का पार्ट हो जाता डिम्ड सप्लाई, लेकिन उसके लिए वैल्यू 50,000 से एक्सीड होनी चाहिए थी, ये 50,000 से एक्सीड नहीं है, तो डिम्ड सप्लाई केवल 4,10,000 ही कंसीडर की जाएगी। यस सर, ये अपना हो गया। चले आगे लेते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस अवेल बाय द मेसर्स सेफ बैंक लिमिटेड, द बैंक शैल पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। बैंक रिवर्स चार्ज में किसका टैक्स पे करेगा? बैंक है। मैंने कहा भाई लोगों का। सर भाई लोगों का, भाई लोगों की सर्विस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है। किसकी सर्विस पे? भाई लोगों की सर्विस पे सर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है। तो भाई लोगों की सर्विस यानी रिकवरी एजेंट, फास्ट रिकवरी एजेंट रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सही। आगे लेते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड बाय द सेफ बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। सेफ बैंक लिमिटेड, तो एग्जम्प्ट सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, एग्जम्प्ट के बारे में। तो एग्जम्पशन कौन कौन सी थी? इंटरेस्ट रिसीव ऑन टर्म लोन, ये एग्जम्प्ट है 10,75,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल है, इसको नहीं लेना। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट एग्जम्प्ट है, ये लेना है 25 लाख का। कमीशन रिसीव ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट टैक्सेबल है, नहीं लेना। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज टैक्सेबल है, नहीं लेना। लेकिन सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर एग्जम्प्ट है, इसको आप ले लेना। तो डियर इसका टोटल लगाओगे तो ये आ जाएगा 51,35,000। 51,35,000 आपका एग्जम्प्ट अमाउंट दिखाई दे रहा है। करेक्ट सर, बिल्कुल सिंपल है। तो एग्जम्पशन का टोटल लगा लिया। अब अगला क्वेश्चन इसने पूछा टैक्सेबल क्या है, तो जो एग्जम्प्ट है उसको छोड़ दो, बाकी का टैक्सेबल है। सीधी सी बात है, वो टैक्सेबल है, तो इसने पूछ लिया। नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द सेफ बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ। तो टैक्सेबल कौन कौन सी होगी? जो एग्जम्प्ट थी उनको हटा दो। तो ये तो एग्जम्प्ट हो गई। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द टर्म लोन एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है, इसको ले लो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट एग्जम्प्ट है। कमीशन रिसीव ऑन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये लेना है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेना है 1,25,000। फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथराइज्ड डीलर ये नहीं लेना। अब टोटल लगा लो 10,45,000। 10,45,000 डियर इस केस के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,45,000 टैक्सेबल सप्लाई इस केस में आ जाएगी। चलते हैं आगे अपन 14.5, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी चार्ज कैन बी क्लेम बाय मेसर सेफ बैंक लिमिटेड। कितना आईटीसी क्लेम होगा? तो मैंने कहा था कि आईटीसी क्लेम होगा पहला इनपुट सर्विस जो एलिजिबल है उसका 12 लाख का। कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया था वो भी आपके एलिजिबल है उसका, तो ये टोटल हो गया 18 लाख। और उसने ऑप्शन लिया है आपके 50% का, ऑप्शन सेकंड ऑप्ट किया है 50% का, तो मैं ले लूं ये हो जाएगा 9 लाख।
इसके अलावा अपना डिस्टिंक्ट पर्सन से इसने सर्विस ली है उसका आपको 100% आईटीसी मिल जाएगा। सेम बैंक है जो कि उसका डिस्टिंक्ट रजिस्टर्ड पर्सन है उसका डियर 100% आईटीसी मिल जाएगा, यानी 2 लाख का 100%, तो 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने बताया भी था आपको 11 लाख इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको इसका समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट से। अब आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट 15, और ये आपके लास्ट केस स्टडी है, लास्ट केस स्टडी है जो कि एमसीक्यू बुकलेट पे सी इंस्टीट्यूट ने आपके पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। दिस द लास्ट केस स्टडी है, ये लास्ट केस स्टडी आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये भी मैंने कहा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छी है ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। क्रक्सेस में भी किसके लिए है? मैसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड। क्या है? इंश्योरेंस लिमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग द लाइफ एंड नॉन लाइफ प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया। द कंपनी इज कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पास्ट 3 years विद द अप्रूवल ऑफ IRDA। देखो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपको अप्रूवल किससे लेना होता है? IRDA, उसी के साथ अप्रूवल की बात ये कर रहा है। मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड सिक्योर इट्स बिजनेस फॉर द वेरियस इंश्योरेंस एजेंट स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया। मैंने कहा कि देखो इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस एजेंट से सर्विस ले रही तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? रिवर्स चार्ज। यानी इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस एजेंट से सर्विस लेती है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है और रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोज द एजेंट इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल फॉर्म LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी इस केस में दिखाई दे रहा है ऑल्सो। हाउएवर ऑल ऑफ देम आर लाइसेंस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट, और उनको इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लाइसेंस सबको दिया हुआ है। द कंपनी अवेल द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ द मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की सर्विस अवेल की है फॉर दिस एम्प्लॉय इन द पेन इंडिया थॉट RR ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड where the cost of the fuel is including in the consideration charges. The service provider charge 5% GST and inform the company that it is claiming ITC only in respect of the same line of the business. अब सेम लाइन का बिजनेस तो आपको आईटीसी मिल जाता है, सेम लाइन का बिजनेस तो आईटीसी मिल जाता है। अब इसमें कहता है मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इंश्योरेंस फॉर द मंथ ऑफ मे। अब ये मई मंथ में जो इसने इंश्योरेंस किए गए हैं उसकी डिटेल आपके दे रहा है, जिसमें आपके बताता है देखो प्रीमियम रिसीव ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना फुली एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है आपके, फुली एग्जम्प्ट है। प्रीमियम रिसीव ऑन आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना एग्जम्प्ट है। प्रीमियम रिसीव ऑफ लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग द सम इंश्योर्ड 2.5 लाख, ये आपके एग्जम्प्ट है। लेकिन कहां तक है सर? एग्जम्प्ट है आपके अप टू 2 लाख, और उससे आगे अमाउंट है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल हो गया। 2.5 है, 2.5 है, टैक्सेबल है। प्रीमियम रिसीव ऑन द री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉयड वुमेन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का है, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है जी। और प्रीमियम रिसीव ऑफ फायर एंड स्पेशल पॉलिसी वेरियस बिजनेस यूनिट टैक्सेबल है, बिजनेस यूनिट है, टैक्सेबल है। प्रीमियम रिसीव ऑन मनी बैक पॉलिसी इशू, ये भी टैक्सेबल है, ये भी आपके टैक्सेबल रहेगा। केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव ए प्रपोजल ऑफ फॉर पैंडेमिक, अभी जैसे चल रहा है पैंडेमिक इंश्योरेंस फॉर IPL मैच फ्रॉम द फ्रेंचाइजी, फॉर द फ्रेंचाइजी। Sum insured for the said insurance was 250 crore with a premium of 50 lakh, और उसका प्रीमियम कितना रहा है? 50 लाख का। The company issued the said policy on 1st of July, कब इशू किया? 1st of July का। The invoice for the same was issue of 5th of August, पॉलिसी इशू तो क्योंकि 1st of July को, इनवॉइस इशू किया गया 5th of August को। अब यहां पर ध्यान देना, अब आप देख रहे हो यार 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ, तो क्या लगाएं? भैया ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में 30 डेज वाला प्रोविजन नहीं लगता, 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना था। अरे ये ध्यान रखना था, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कंपनी है
तो इनवॉइस इसको कब तक इश्यू करना है? विद इन 45 डेज। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आता है कि सर ये 30 डेज के अंदर तो इनवॉइस इशू कर नहीं रहा। भैया ये इंश्योरेंस कंपनी है, 30 डेज में क्यों करेगी? 45 डेज में इशू करेगी। और 45 डेज के अंदर इसने इनवॉइस इशू कर दिया 5 अगस्त को, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड को आपको कंपेयर करना है। तो आपके यहां पर सर्विस आपकी कब कंप्लीट हुई थी? इस केस के अंदर आपके 1 जुलाई को, और 45 डेज के अंदर यहां से इनवॉइस इशू करना है, जो कि इसने उससे विद इन द 45 डेज इनवॉइस इशू कर दिया। विद इन द 45 डेज है, विद इन द 45 डेज है, विद इन 45 डेज है। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको कंसीडर करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इनवॉइस डेट 5 अगस्त इशू बाय द कंपनी कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है इनवॉइस के अंदर, सीरियल नंबर जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है, नेम चाहिए, नेम तो चाहिएगा, नेम ऑफ द रिसिपेंट, लेकिन एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल चाहिएगी, डेट ऑफ इशू ये भी चाहिएगा, और अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज ये भी आपको उसमें चाहिएगा। लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? सीरियल नंबर रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। KBC Insurance Limited receive the following supply in the month of May, and the detail of GST paid on such supply are as follow. GST paid on purchase of car for use of the managing director 5 lakh। सर ब्लॉक रेट है ये, तो सीधा सीधा ब्लॉक रेट है, नहीं मिलेगा ब्लॉक रेट। सेक्शन 17(5) में ब्लॉक रेट में डाल दो इसको। इसके बाद आता है जीएसटी पेड ऑन बस। बस पे तो मिल जाएगा क्योंकि आपके 13 से ज्यादा पैसेंजर बैठ रहे हैं। सीटिंग कैपेसिटी 14 पर्सन, परचेज बाय द कंपनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय फॉर देयर रेजिडेंस एंड ऑफिस बैक ₹3 लाख आराम से मिलेगा, 3 लाख का आईटीसी मिलेगा। एंड जीएसटी ऑन 80,000 वाज पेड ऑन द जनरल इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम द एमिनिटी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ सीटिंग कैपेसिटी 30 or less than, including the driver which were used for transportation of staff। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ बिजनेस में यूज हो रही है, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी कितना हुआ सर? 3,80,000। यही कर लेते हैं आईटीसी 380। आपका आईटीसी दिखाई दे रहा है, आईटीसी मेरे को दिखाई दे रहा है 380। अब अपन क्वेश्चन में आगे चलते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबव एक्सक्लूसिव टैक्स, जो भी आता है टैक्स को एक्सक्लूसिव करते हुए बता रहा है, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई दे रखा है। वेदर एप्लीकेबल ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इन इंट्रा स्टेट्स अनलेस स्पेसिफिक अदरवाइज। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 10 लाख करोड़ फॉर द पास्ट 3 years। Conditions necessary for the availing the benefit of ITC fulfill subject of the information given। और ये ITC की कंडीशन सारी फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहा है। बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। पहला, डिटरमाइन द सर्विस ऑन विच द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। केवल किस पे? जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, उनकी सर्विस ले रहा है। तो मैंने कहा इस केस में इंश्योरेंस एजेंट आपके टैक्स पे नहीं करेंगे। कौन टैक्स पे करेगा? सर कंपनी, सर कंपनी। तो सर्विस अवेल फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा, यानी जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, और डियर ये एजेंट है। तो एजेंट जो पॉलिसी करके लेके आ जा रहा है, तो ये सर्विस दे रहा है और ये इसको कमीशन देगा, लेकिन इस पे रिवर्स चार्ज लगता है। तो टैक्स कौन देगा? एजेंट या फिर कंपनी? सर कंपनी देगी। तो रिवर्स चार्ज लग गया, तो सर्विस कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है, तो कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। ये इस चीज में आपके बता रहा है। तो कंपनी लायबल टू पे टैक्स। तो रिसिपेंट कौन हो गया? कंपनी। तो ये इस केस में रिवर्स चार्ज की आपके बात बताता है। इसके बाद अपन आते हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। तो डियर मैंने आपके एग्जम्प्ट सप्लाई अभी आपको बताई थी, उसी को वापस मैं रीड कर लेता हूं। प्रीमियम रिसीव फ्रॉम प्रधानमंत्री जन धन योजना, एग्जम्प्ट है, ले लो। प्रीमियम रिसीव ऑन आम आदमी बीमा योजना, ये भी मैंने एग्जम्प्ट पढ़ा रहा है, ये भी एज इट ले लो। प्रीमियम रिसीव ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, ये टैक्सेबल है, इसको नहीं लेना।
प्रीमियम रिसीव ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है, वुमेन का है तो एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रीमियम रिसीव ऑन फायर एंड स्पेशल फॉर बिजनेस एंटिटी है, टैक्सेबल है, ये आपके एग्जाम्प्ट नहीं होगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। एंड प्रीमियम रिसीव ऑन द मनी बैक पॉलिसी, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, इसको भी नहीं लेना। तो एग्जाम्पशन अमाउंट कितना गया, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 9 लाख। तो डियर ये 9 लाख आपका आंसर दिखाई दे रहा है, 9 लाख आपका आंसर आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। अब देखो टैक्सेबल, तो टैक्सेबल की बात करूं तो जो एग्जम्पशन है उसको छोड़ दो, बाकी का टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल कौन कौन से हुए, तो मेरे यहां पर बताता है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल नहीं होगा। प्रीमियम रिसीव ऑन आम आदमी बीमा योजना, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। प्रीमियम रिसीव ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग ए सम अश्योर्ड 2.5 लाख, टैक्सेबल, ये लेना है आपको। प्रीमियम रिसीव ऑन द री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, ये एग्जाम्प्ट है, इसको नहीं लेना आपको। प्रीमियम रिसीव ऑफ फायर स्पेशल बिजनेस एंटिटी, ये लेना है। और प्रीमियम रिसीव ऑन मनी बैक पॉलिसी, ये आपको लेना है। तो टोटल लगा लो डियर, ये आपके आ जाएगा, ये टोटल आपका टैक्सेबल आ जाएगा। तो मैं बताऊं 4 लाख, 7 लाख और 12 लाख, कितना हो गया 23 लाख, और 23 लाख आपका आंसर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सी। तो ये आपके टैक्सेबल आ जाएगा। अब इसके बाद काफी बच्चों का इसमें रहता है कि आईटीसी किस तरह से लेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मेसर्स केबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो मैंने कहा सीधा सिंपल है कि आपके एक तो बस है जो कि सीटिंग कैपेसिटी 14% दिखाई दे रही है, और मोटर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ को लेते जाते दिखाई दे रही है, तो वहां इसका मिल जाएगा। तो 3 लाख प्लस 80,000, तो 3,80,000 का आपको आईटीसी अवेल हो जाएगा, 380 का आईटीसी मिल जाएगा। काफी बच्चों का मेरे को इसका आता है, तो इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने कहा ये इनवॉइस इश्यू करने से काम नहीं चलेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो 45 डेज में आपको इंश्योरेंस इश्यू करना है। इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, तो डियर यहां पर इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनवॉइस इश्यू करने का टाइमिंग होगा 45 डेज इंस्टेड ऑफ 30 डेज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड टू आईपीएल फ्रेंचाइजी। तो इस केस में कहा सेक्शन 13(2) फॉरवर्ड चार्जेज है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इनवॉइस इश्यू विद इन द 45 डेज, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपने 5 अगस्त को किया, 5 अगस्त को, 1 जुलाई की जगह 5 अगस्त को, तो विद इन द 45 डेज है। और डेट ऑफ द पेमेंट मेड 14 अगस्त, विच विच अर्लियर 5 अगस्त, इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डियर अपनी सारी की सारी केस स्टडी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई हैं। आपके जितने भी आपके एमसीक्यू के बुकलेट के अंदर आपके डायरेक्ट टैक्स और आपके इनडायरेक्ट जीएसटी की जितनी भी केस स्टडी दे रखी है, मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ आपको करा दी गई है, और वीडियो भी आपके वीएसआई के लिंक पर अपलोडेड है, और आपके पीडीएफ भी आपके अवेलेबल है। तो आप वीएसआई का चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, फटाफट जो न्यू इन्फॉर्मेशन है अपने सीए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड और अपडेटेड है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ये आपके पीडीएफ आपको अवेलेबल है वीएसआई के ड्राइव पे, तो आपको विद सॉल्यूशन आपके पूरा का पूरा सिस्टमेटिक सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप मन लगा के पढ़ाई करो, और मन लगा के पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। और अब आपके देखो एग्जाम नवंबर का एग्जाम है जो टाइम शेड्यूल पे ही होने की संभावना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और सब्जेक्ट के बारे में, जैसे टैक्स के सब्जेक्ट के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो डियर आप मेरे को पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। सिस्टमेटिक मैंने आपको पूरा पीडीएफ आपके वीएसआई के ड्राइव पे अवेलेबल करा दिया, तो वहां से आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके लिए इजी अप्रोच हो जाएगा। तो आप अब मेहनत लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।